गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक के इस फोर्थ वीडियो में आज हम डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक को यूज़ करते हुए फोकल कोड के रिलेशन के बारे में तथा ऑक्सिलरी सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के 3 वीडियो में हमने पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक से संबंधित आर्टिकल्स तथा पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है, उसे हम कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। उन तीनों वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अब हम डायरेक्ट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता, आप 12th क्लासेस में ये सब पर डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। उसका आर्टिकल मैं शुरू करती हूँ। टू फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो जो डायरेक्ट्रिक्स का पोलर इक्वेशन है वो हमें निकालना है। ऑफ द कोनिक दिस, ये हमारा कोनिक है। इस कोनिक के ऊपर जो हम डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं उस डायरेक्ट्रिक्स की हमको इक्वेशन निकालनी है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने ये एक कोनिक बना लिया। इस कोनिक में ये एस हमारा पोल है और साथ में फोकस भी यही है, और ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई पी हमारा पॉइंट है आर थीटा। अब अगर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर पी बिंदु है और जब ये चलता है तो इसका जो बिंदुपथ होता है वही इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी या नियता की इक्वेशन होगी। ये हमारी इनिशियल लाइन है, ये एस जेड हमारी इनिशियल लाइन है, पी पॉइंट है और एस पी हमारा आर है और एस पी जेड एंगल हमारा थीटा है। तो अब हम एस पी इक्वल टू हमारे पास में क्या है आर, एंगल पी एस जेड इक्वल टू क्या है हमारे पास में थीटा, साथ में एल एस ये हमारे पास में एल है, ये हमारे पास में एल डैश है। तो ये जो एल एस अपॉन एस जेड जो होता है वो अपना इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो एस जेड क्या है, ये इसके पैरेलल, यहाँ पर सपोज हमने परपेंडिकुलर डाला तो एल एम के परपेंडिकुलर ये है, एल एम के पैरेलल है हमारा एस जेड। तो हमको पता है इसेंट्रिसिटी क्या होती है, एल एस डिवाइडेड बाय एस जेड इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। तो एल एस इक्वल टू कितना हो गया ई एस जेड। अब ट्राइंगल एस पी जेड में, ये हमारा ट्राइंगल है एस पी और जेड। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, एंगल पी जेड एस इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब ये एंगल 90 डिग्री एक होता है तो हम कॉस थीटा में लिख सकते हैं एस जेड इक्वल टू एस पी कॉस थीटा, और एस जेड की जगह हम यहाँ से एस जेड की जगह में हम एल एस लिख देंगे। ई एस जेड की जगह हमने पहले ई से गुणा कर दिया, ई एस जेड इक्वल टू ई एस पी कॉस थीटा, और ई एस जेड इक्वल टू एल एस हमने लिखा इज इक्वल टू ई एस पी कॉस थीटा। एस पी की जगह हमने आर लिखा। ये देखिए डायग्राम में एस पी इक्वल टू हमने आर माना है। अब यहाँ पर एल एस इक्वल टू एल है, सेमी लेटस रेक्टम हाफ इसका ये एल है, इज इक्वल टू ई आर कॉस थीटा, और एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा। तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। यह है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता की समीकरण। यह डायरेक्ट्रिक्स पर किसी बिंदु P के पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन है, इसलिए यह बिंदु P के बिंदुपथ को प्रकट करता है। अतः L अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा, ये नियता की जो समीकरण है ये इस शांकव के नियता की समीकरण है। शांकव L अपॉन आर 1 प्लस ई कॉस थीटा की नियता का अभीष्ट ध्रुवीय समीकरण है। अब इसमें यदि हमारे पास में जो एंगल है ये एंगल हमारा थीटा की जगह थीटा माइनस एल्फा हो तो इसकी नियता भी होगी एल अपॉन आर ई कॉस थीटा माइनस एल्फा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में करा रखा है। अब हम इसका फोकल कोड देखेंगे। तो फोकल कोड क्या होता है, इफ एनी कॉनिक प्रूव दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कोड इज कॉन्स्टेंट, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, by using the polar equation of conic to prove that in a conic the semi-latus rectum is the harmonic mean between the segments of any focal chord। अब हम इसको समझेंगे। in any conic, किसी भी शांकव में
किसी भी शाखाओं में हमें क्या सिद्ध करना है कि किसी नाभीय जीवा के खंडों का व्युत्क्रम का योग अचर रहता है। किसी भी नाभीय जीवा के खंडों के व्युत्क्रमों का योग अचर रहता है। या दूसरे रूप में क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि बाय यूजिंग द पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक, शाखाओं के किसी भी ध्रुवीय समीकरण का यूज़ करते हुए टू प्रूव दैट इन अ कोनिक, हमें उस शाखा में क्या सिद्ध करना है, द सेमी लेटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन। मतलब क्या है, अर्धनाभीय लंब, सेमी लेटस रेक्टम मतलब अर्धनाभीय लंब के सिरों की नाभि बीजगणितीय दूरियों का हरात्मक माध्य होता है, हार्मोनिक मीन होता है। ये दोनों सेम है। अगर इनमें से एग्जाम में कुछ भी पूछेंगे तो इसका प्रूफ हमने ये यहाँ लिखा है, इसे हम करते हैं। अब हमने यहाँ पर फिर से एक कोन ले लिया, कोनिक ले लिया, तो ये हमारे पास में एक कोनिक है। अब इस कोनिक में हमने ये एस ले लिया, फोकस है, और यहाँ पर ये एस जेड हमारी इनिशियल लाइन है। एम इस पे परपेंडिकुलर है, एम जेड हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, अब ये हमारी फोकल कोड है, ये वाली, ये पी डैश इज ए फोकल कोड। अब माना कि पी एस पी डैश एक नाभीय जीवा यानी कि फोकल कोड है, तो ये हमारी पी एस पी डैश इज इक्वल टू फोकल कोड। तो ये जो हमारा कोनिक हमने लिया है, ये जो हमने कोनिक लिया है, इसकी इक्वेशन मानते हैं एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा है। अब इसमें ये जो एल्फा है, ये एंगल पी एस जेड जो हमारा है, इस एंगल में सदिश कोणिक जो है, हमारा सदिश का जो कोणांक है वो हमारा एल्फा है। तब पी डैश का सदिश कोणांक कितना होगा, पाई प्लस एल्फा। कैसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ से हमारे पास में एल्फा होता है ऐसे डायरेक्शन में। अब यहाँ से ये हमारा ये यहाँ से पूरा आएगा, तो ये हमारे पास में कितना हो गया, पाई प्लस एल्फा। तो ये हमारा पाई प्लस एल्फा हो गया। अब इसमें दो केस हो जाते हैं कि जब पी और पी डैश दोनों पॉइंट्स पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स पर एक ही शाखा पर स्थित हो। एक ही शाखा का मतलब होता है, जो पैराबोला में तो एक ही शाखा होती है, एलिप्स में, हाइपरबोला में हमारी दो शाखाएं होती है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर ये दोनों पी और पी डैश एक ही शाखा पर स्थित हों तो हमें इसके ध्रुवीय निर्देशांक लिखेंगे। तो ये इसके निर्देशांक क्या हो गए, पी के निर्देशांक तो हो गए एस पी और एल्फा, और पी डैश के निर्देशांक कितने हो गए, एस पी डैश कॉमा पाई प्लस एल्फा। तो ये हमारे निर्देशांक हो गए, इनको इसमें रख देते हैं। तो एल जो हमारा कोनिक का इक्वेशन है वो है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर आर की जगह हम लिखेंगे एस पी और थीटा की जगह हम लिखेंगे एल्फा। ठीक है, इसी तरह से हम एस पी डैश लिखेंगे आर की जगह और यहाँ पर लिखेंगे पाई प्लस एल्फा। तो एल अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस पाई प्लस एल्फा, और कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो एल अपॉन एस पी प्लस एल अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस एल्फा प्लस 1 माइनस ई कॉस एल्फा, इससे ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस पी डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल, ये हमारा जो हमको प्रूव करना था ये हमारा आ गया। इसी तरह से जब हम सेकंड केस देखेंगे तो दूसरे केस में जब पी एंड पी डैश दोनों हाइपरबोला के विपरीत शाखाओं पर स्थित हों, तो ये हमारे पास में ये विपरीत शाखाएं हो गई, एक हाइपरबोला की शाखा इधर है और एक ये इधर है। अब हम मान लेते हैं कि पॉइंट पी एस के पास वाली है, तो ये वाली जो पॉइंट है ये हमारी पी एस के पास वाली है और पी डैश इस एस से दूर है। तो पी का सदिश कोणांक भी अल्फा है। अब पी डैश का सदिश कोणांक अल्फा माइनस पाई होगा, तो ये अल्फा माइनस पाई पी डैश का सदिश कोणांक कैसे होगा, तो ये जो सदिश कोणांक हमारा होगा ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये हमारे पास में माइनस पाई प्लस अल्फा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में जब हम इसको निकालेंगे ये वाले में, तो ये वाला एंगल जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस एल्फा। तो माइनस ऑफ पाई माइनस
अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा इधर डायरेक्शन में चलता है, ये यहाँ से यूँ जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस पाई माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फ़ा। तो अब पी और पी डैश के निर्देशांक कितने हो गए, एस पी कॉमा अल्फ़ा एंड एस पी डैश कॉमा अल्फ़ा माइनस पाई। इन दोनों को पहले के जैसे हम रख देंगे, तो एल अपॉन एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फ़ा, और क्योंकि ये नीचे से जा रहा है तो माइनस एल अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फ़ा माइनस पाई, और कॉस अल्फ़ा माइनस पाई को हम लिख सकते हैं माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, और कॉस माइनस थीटा, यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू हमें पता है कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो गया 1 प्लस ई कॉस पाई माइनस अल्फ़ा, और कॉस पाई माइनस अल्फ़ा होता है कॉस अल्फ़ा, तो ये हो गया 1 माइनस ई कॉस अल्फ़ा। अब फिर से वही हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद एल अपॉन एस पी माइनस एल अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस ई कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, इनको सिंप्लीफाई करेंगे इस पूरे को तो हमारे पास आएगा 2, और 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन माइनस एस पी डैश, क्योंकि ये विपरीत डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू 2 अपॉन एल। अतः सेमीलेटस रेक्टम एस पी एंड एस पी डैश नाभिकीय जीवाओं के सिरों की नाभि से बीजगणितीय दूरियों का हरात्मक माध्य होता है। ये हमारा, इससे ये हमारा प्रूव होता है। दोनों केस हम कर लिए चर्चा में, और दोनों केसों से ये हरात्मक माध्य में हार्मोनिक मीन में आता है। अब हमारे पास है ऑक्सिलरी सर्किल। अब ऑक्सिलरी सर्किल किसे कहते हैं, कोई भी जब इलिप्स होता है उस इलिप्स में जो बड़ा वाला अक्ष होता है उसको हम व्यास मानकर अगर एक वृत्त खींचें तो उसे हम ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में हम उसे सहायक वृत्त भी कहते हैं। वैसे ये आपको पता होगा 12th में जब आप पढ़े हैं, तो दीर्घाक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त सहायक वृत्त कहलाता है। अब मान लेते हैं कि एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, जहाँ पर कि ई इज़ लेस देन 1 है तो वो दीर्घवृत्त कहलाता है, इलिप्स कहलाता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो इसका पोलर इक्वेशन है ये। अब हम ऑक्सिलरी सर्किल की डेफिनेशन से इलिप्स एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के ऑक्सिलरी सर्किल का केंद्र ध्रुवीय निर्देशांकों में ध्रुव पर होगा तथा इसका डायमीटर व्यास इनिशियल लाइन पर होगा तथा इसकी त्रिज्या a के बराबर होगी। अतः इसका समीकरण ऑक्सिलरी सर्किल का जो समीकरण है वो r इक्वल टू a होगा। अब ये सारे आर्टिकल्स मैंने आपको इसके पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू।